हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मींस हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्या है? नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। मींस हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत क्यों होती है। तो सबसे पहला इसमें आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। मींस क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है उससे हमें बहुत सारी यूजफुल थिंग्स मिलती हैं। बायोडाइवर्सिटी जो होती है प्लांट्स या एनिमल्स, उनसे हमें बहुत सारी यूजफुल चीजें मिलती हैं। तो उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ठीक है, और एक होता है जो हमारी मतलब छोटे यूनिट की चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन होगा उसमें क्या क्या आएगा। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में एक तो भाई जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो ऑक्सीजन का लेवल जो होगा उसको बढ़ाएगी। उसके साथ साथ क्या बढ़ाएगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं कि मतलब बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है कि जो यूटिलिटीज होती है, मतलब हमारी जो जरूरत की जो चीजें होती हैं वो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। तो उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एक है हमारी नैरो यूटिलिटेरियन। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उसको बहुत सारे इंसेक्ट्स या बहुत सारे क्या एनिमल्स करवाते हैं। तो पॉलिनेशन जो मतलब हमें दिखता नहीं है लेकिन वो एक्चुअल में होता है वहां पर, और उसके लिए बायोडाइवर्सिटी होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है इसमें भाई कई जो हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं या हमारी कई ऐसी जगहें होती हैं जो बहुत ही सुंदर है देखने में, तो वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे इनकम का सोर्स है। तो इको टूरिज्म, ठीक है। इको टूरिज्म बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी वजह से हमारी जो इनकम होगी, इनकम जो सोर्स की तरह एक्ट करेगी हमारी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट होगा इसमें कि जो क्लाइमेट होगा, क्लाइमेट को रेगुलेट करके रखेंगे। भाई जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, या फिर जो हमारी क्या होता है सॉइल इरोजन वो बहुत कम होता है जहां पर घास होगी या प्लांट्स होंगे। तो जो क्लाइमेट होगा उसका टेम्परेचर जो रहेगा वो रेगुलेटेड रहेगा, और उसके साथ साथ जो रेनफॉल होगा रेनफॉल कंट्रोल्ड वे में होगा। ड्रॉट की कंडीशन नहीं आएगी, ओवरफ्लो या फ्लड्स की कंडीशन नहीं आएगी अगर क्लाइमेट रेगुलेटेड कंडीशन में रहेगा तो, ठीक है। और ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन स्ट्रेटेजीज में आएगा। नेक्स्ट है इसमें दूसरा हमारा नैरो यूटिलिटेरियन, ठीक है। तो नैरो यूटिलिटेरियन में क्या आएगा कि हमें भाई क्या होता है, फूड मिलता है जंगल से, या हमें जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, फायर वुड और फर्नीचर वुड, ठीक है। या फिर हमारे जो जरूरत की चीजें होती हैं वो सब, जैसे ड्रग्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो सब हमें कहाँ से मिलती है? कुछ प्लांट से या कुछ एनिमल्स से भी मिलती हैं। तो ये सब किस में आएंगे? भाई पल्सेस मिल रही हैं, फैट्स मिल रही हैं, ऑयल्स मिल रहे हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, स्टार्च मिल रहा है, ये सब नैरो यूटिलिटेरियन में आएगा जो हमें मतलब डायरेक्टली दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें
और लास्ट के तीसरा एथिकल इश्यूज। बायोडाइवर्सिटी से हमारे एथिक्स जुड़े होते हैं, जो हमारी रिलीजियस थिंग्स जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं। तो एथिकल इश्यूज बायोडाइवर्सिटी से कनेक्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कई लोग जो क्या है बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स को वर्शिप करते हैं या कुछ प्लांट्स को वर्शिप करते हैं। जैसे फाइकस रिलीजियोसम पीपल का पेड़, या आपका बनाना का पेड़, या तुलसी जो होती है, ऑसिमम सैंक्टम, वो सब क्या होते हैं, रिलीजियस वे होता है उनका। ठीक है, उनको पूजा जाता है तो लोग उनको कंजर्व करते हैं। ठीक है, हो गया। अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बायोडाइवर्सिटी को हम दो टाइप से कंजर्व कर सकते हैं। एक तो है इन सीटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, हम समझते हैं इन सीटू का मतलब। इन सीटू का मतलब विद इन, जहां पर जो प्लांट या जो एनिमल जिस हैबिटेट में रह रहा है, पर्टिकुलर जिस हैबिटेट में वो रह रहा है, वहीं पर उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, जैसे कोई प्लांट स्पीसीज है, कहीं की नेटिव स्पीसीज है, वो क्या है, वो खत्म होने वाली है, तो क्या करेंगे, उनको वहीं पर प्रोटेक्शन देंगे, उनको वहीं पर ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन कर सके और अपना नंबर मेंटेन रख सके। तो वो होगा इन सिटू। और एक्स सिटू मतलब किसी प्लांट या किसी एनिमल को उसके नेटिव प्लेस से हटाकर दूर ले जाया जाए और वहां पर उसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो वो होगा एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो जो इन सिटू कंजर्वेशन होते हैं उनमें क्या क्या आएंगे, एक तो हमारे हॉटस्पॉट आएंगे और दूसरे हमारे आएंगे रिजर्व एरिया। ठीक है, इन रिजर्व एरिया में भी अलग अलग टाइप के एरिया आएंगे। तो सबसे पहला सेंचुरी, इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व, और नेक्स्ट है नेशनल पार्क। ठीक है, एक्सिटू जो कंजर्वेशन होती है, एक्सिटू के अंदर भी अलग अलग आएंगे। तो एक बार एक्सिटू का देख लेते हैं। एक्सिटू के अंदर क्या आएंगे, सीड बैंक, सीड या पोलन बैंक कह सकते हो। नेक्स्ट है इसमें बोटेनिकल गार्डन्स, नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क, या जिनको आप जू बोलते हो, सिंपली जिनको आप जू बोलते हो, या जो हमारे जूलॉजिकल पार्क होते हैं। नेक्स्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, इस तरह से मतलब हम किसी ऑर्गेनिज्म को वहां के पर्टिकुलर हैबिटेट से उठाकर किसी दूसरी जगह पर उसको सेव कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, तो वो एक्सिटू की कैटेगरी में आएगा। और ये उसके कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहला है हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट क्या होते हैं, वो एरियाज जहां की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो एरियाज जहां पर एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज्यादा होती है। तो एंडेमिक मतलब, एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, वो स्पीसीज जो पर्टिकुलर उसी एरिया पर पाई जाएगी और बाकी कहीं नहीं होगी, उसको बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो उनके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। एम्फीबियंस की मैंने बताई थी, बहुत सारी स्पीसीज है वहां पर, तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज्यादा है, वहां की नेटिव स्पीसीज जो है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए जो हॉट स्पॉट्स होंगे उनको प्रोटेक्टेड
उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। उन वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज जो होंगी वो ज़्यादा अलाउ नहीं होंगी। वहाँ पर जो हंटिंग होगी या जो कटिंग होगी ट्रीज की वो सब बिल्कुल बैन होगी, ताकि वहाँ के जो नेटिव स्पीसीज है, जो एंडेमिक स्पीसीज है, वो प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, क्लियर है। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब नेटिव स्पीसीज जो सिर्फ वही उसी पर्टिकुलर एरिया पर होंगी, बाकी कहीं नहीं होंगी। नेक्स्ट है रिजर्व एरिया। तो रिजर्व एरिया के अंदर 3 बताए हैं, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। इन तीनों का अलग अलग होता है। जैसे मैं बात कर रही हूँ किसकी, सेंचुरी की। तो हमारी जो सेंचुरीज होती हैं लगभग इंडिया के अंदर टोटल जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं या रिजर्व एरिया जो हैं, इनको प्रोटेक्टेड एरिया भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी आ जाए, रिजर्व एरिया या प्रोटेक्टेड एरिया, कुछ भी, वो सब यही होंगे। ठीक है, लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, लगभग कितने, 500 से ज्यादा, लगभग 551 के लगभग नेशनल पार्क हैं और लगभग 100 सेंचुरीज हैं। ठीक है, इनका काम, इनके अंदर क्या होगा, जो प्लांट्स या एनिमल्स जिनके लिए भी रिजर्वेशन हो रहा है उनको उनके नेचुरल प्लेस पर ही रिजर्व कर दिया जाएगा। वहां पर उनको कोई नुकसान ना हो और वो पर्टिकुलरली ज्यादा से ज्यादा क्या रिप्रोडक्शन कर सके और अपना नंबर बढ़ा सके। ठीक है, ये अलाउ किया जाएगा वहां पर। तो सबसे पहले हम नेशनल पार्क की बात करेंगे। तो नेशनल पार्क के अंदर क्या होगा, जो वाइल्ड लाइफ होगी उनको रिजर्व किया जाएगा, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नेशनल पार्क के अंदर दोनों आएंगे, प्लांट्स एनिमल्स, मतलब वाइल्ड लाइफ, हम इसको कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट याद रखना है कहां पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, ये सबसे पहला नेशनल पार्क था किसका, इंडिया का। ठीक है, ठीक है, ये सॉरी गलत हो गया, 100 नेशनल पार्क है और 551 सेंचुरीज है। ठीक है, ये उल्टा हो गया। तो जो नेशनल पार्क्स होंगे उनके अंदर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाएगा, उसके पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर। वहां पर हंटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं होगी। सिर्फ क्या अलाउ होगा, टूरिस्ट अलाउ होगा, मतलब टूरिज्म अलाउ होगा वहां पर, इकोनॉमिक के लिए या फिर कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए। और हंटिंग, पोचिंग, ये सब जो प्रोसेसेस होंगी वो बिल्कुल बैन होंगी। ठीक है, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ये मैं यहां से क्लीन कर देती हूँ। बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं हम। तो बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं। ये होगा ट्रांजिशन जोन, ये दूसरा वाला होगा बफर जोन और सबसे अंदर वाला होगा कोर जोन। ठीक है, तो सबसे पहले बाहर से चलते हैं। जो ट्रांजिशन जोन होता है, ट्रांजिशन जोन के अंदर क्या होगा, ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगी, मतलब लोग रह सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं या और दूसरे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ले सकते हैं। उसके बाद बफर जोन, उसमें रेजिडेंस अलाउ नहीं होगा, थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होंगी लेकिन हंटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है कोर जोन, ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया होंगे और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर टूरिज्म अलाउ हो सकता है बफर जोन में, लेकिन जो कोर होता है वो अनडिस्टर्ब्ड रीजन होता है, वहां पर कोई एक्टिविटीज अलाउ नहीं होंगी। ठीक है, और टोटल हमारे इंडिया के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और 100 नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट है हम बात करते हैं सेंचुरी की। तो जो सेंचुरीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनको मेनली यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो कटिंग, ग्रेजिंग, ये सब एक्टिविटीज अलाउ नहीं होंगी। ठीक है, जो भी एक्टिविटी से किसी प्लांट या एनिमल को नुकसान पहुंच रहा हो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर, वो सब चीजें, वो सब एक्टिविटीज बैन हो जाएंगी।
ठीक है, टोटल सेंचुरी है 551। ठीक है, तो जो हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट बता दिया मैंने, जहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। ये हॉटस्पॉट जो होंगे वर्ल्ड का बहुत कम एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन डाइवर्सिटी इनके अंदर मैक्सिमम होगी। जबकि प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेटिव हैबिटेट के अंदर रखेंगे और उनको फुल प्रोटेक्शन देंगे, ताकि वहां पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जो प्लांट और एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रही हो। ठीक है, बायोस नेशनल पार्क के बारे में मैंने बताया कि नेशनल पार्क के अंदर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे। जो हमारे इंडिया के अंदर लगभग 100 नेशनल पार्क है। ठीक है, और यहाँ पर हम किसको कंजर्व कर रहे हैं? वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, फोना को, मेनली फोना को हम कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ में क्या आएगा? फ्लोरा प्लस फोना दोनों आएंगे। ठीक है, दोनों को यहाँ हम कंजर्व कर रहे हैं नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट। यहाँ पर टूरिज्म अलाउ होता है, बाकी जो दूसरी एक्टिविटीज होती हैं वो अलाउ नहीं होंगी। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कुछ अमाउंट में यहाँ से लिया जा सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बता दिया मैंने। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होंगे। बाहर वाले जोन में ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगे, सारी एक्टिविटीज अलाउ होंगी। बफर जोन में सेटलमेंट्स नहीं होंगे, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज अलाउ होंगी। और कोर जोन जो होगा वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट सेंचुरी, तो सेंचुरी के अंदर किसको? फोना को, मतलब जो एनिमल्स होंगे उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा? सेव किया जाएगा। और जो वहाँ की वहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज अलाउ नहीं होंगी? जो हंटिंग है या पॉचिंग है, ये सब एक्टिविटीज वहाँ अलाउ नहीं होंगी। इसके अलावा थोड़ी बहुत ग्रेजिंग या जो कटिंग ऑफ ग्रास है वो यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, इसकी मतलब सेंचुरी जो होती है उसकी बाउंड्री डिसाइड नहीं होती, जबकि जो नेशनल पार्क होता है उसकी पर्टिकुलर बाउंड्री होती है कि नेशनल पार्क का एरिया यहाँ से यहाँ तक है, जबकि सेंचुरी की कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं होती। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद हम XC2 कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो XC2 में मैंने क्या क्या बताया? सबसे पहले सीड या पोलन बैंक। जो भी स्पीसीज खत्म होने वाली है, प्लांट के लिए होगा ये, जो भी स्पीसीज खत्म होने वाली है उसके सीड्स या पोलन्स को स्टोर कर लिया जाएगा कोल्ड टेम्परेचर पर, ताकि वो सालों साल ऐसे ही बने रहें और उनका हम हाइब्रिडाइजेशन करके उस प्लांट की वैरायटी को बना सकें। दूसरा, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। क्या करते हैं कि उसको -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? जो चीज जैसी आपने स्टोर की है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, आइदर सीड हो, पोलन हो या ओव्यूल हो, एनीथिंग। ठीक है, या फिर किसी जो एनिमल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला उसका स्पर्म हो। थर्ड है, क्या बताया था मैंने? जू या जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, इसको हम जू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या किया जाएगा? एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाएगा। आपने जू देखा होगा, चिड़ियाघर, जिसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स रहेंगे। उनको जैसे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे थे वैसे ही उनको एनवायरनमेंट दिया जाएगा, ताकि वो अच्छे से स्टेबल कंडीशन में रहें। और उनको वही फूड प्रोवाइड किया जाएगा जो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में खा रहे थे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन कर सके और नंबर ऑफ प्रोजेनी इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। जो प्लांट की स्पीसीज खत्म होने वाली हो, एंडेंजर्ड हो या हाई रिस्क पर हो, उनको यहाँ पर सेव किया जाएगा। यहाँ पर किसको? प्लांट स्पीसीज को।
ठीक है। तो प्लांट स्पीसीज को कहाँ पर, बोटेनिकल गार्डन के अंदर सेव किया जाएगा, एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क या जू के अंदर, और क्रायो प्रिजर्वेशन में हम किसी को भी कोई भी सिंगल सेल है या कोई भी मल्टी सेलुलर प्रोडक्ट है उसको हम -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करेंगे, और पॉलन या सीड बैंक के अंदर हम प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं या सीड्स होते हैं उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ क्या होते हैं, सैक्रेड ग्रूव्स। ये सैक्रेड ग्रूव्स पे कई बार क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? सैक्रेड ग्रूव्स किसी एरिया के अंदर, मतलब कोई फॉरेस्ट है या कुछ भी है उसके अंदर वर्शिपिंग के लिए एक पर्टिकुलर एरिया को डिसाइड कर लेते हैं। वहां पर कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको वर्शिप किया जाता है, तो वो एरिया जो होगा वो अपने आप ही प्रोटेक्ट हो जाएगा, उस पर कोई वैसे ही नहीं जाएगा क्योंकि वो हमने उसको रिलीजियस वे से जोड़ दिया। तो जहां पर रिलीजियस थिंग आ जाएगी वहां पर लोग जो होंगे उसको ज्यादा प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सैक्रेड ग्रूव्स में जो धार्मिक चीजें आएंगी वो हो जाएंगी। उसके बाद कुछ और हो सकता है जैसे टिश्यू कल्चर। क्या करते हैं हम, लैब के अंदर कोई प्लांट जो होगा, कोई प्लांट का छोटा सा पार्ट है उसको हम आर्टिफिशियली ग्रो करवाएंगे, और आर्टिफिशियली ग्रो करके हम उसके बहुत सारे प्लांट्स बना देंगे और फिर उसको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, क्लियर है? तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अब इसके लिए जो मैंने रेड डेटा बुक बताई थी या जो भी था, बहुत इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं या ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की भरपूर कोशिश करते हैं, या ऐसे आप एनजीओ कह सकते हो जो बायोडाइवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ जो है उसको कंजर्व करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देगा। बाकी यहाँ तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो हम वो अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे। ओके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।